सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद और उसका सफाया करने के लिए संकल्प भारत सरकार। नक्सलवाद पर 57 वर्षों से चर्चा होती रही है, लेकिन अब जिस तरह से उस रेड कॉरिडोर को लाल गलियारा जो कहलाता रहा है, किस तरह से सफाया हो रहा है, जितने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हो रहा है, गृह मंत्री अमित शाह। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, ताकि अधिकाधिक मित्र, शुभचिंतक या सामान्य दर्शक भी अधिकाधिक सब्सक्राइब करेंगे तो उतना ही अच्छा होगा और आपकी राय, आपकी सहमति, आपकी असहमति, आपके विचार हमारे लिए बहुत ही लाभदायक भी होंगे और समाज में हम अच्छे विचारों को, स्वच्छ विचारों को, खास करके भारत के हित की दृष्टि से, समाज के हित की दृष्टि से जो बातें पहुंच सकती है वो पहुंचा सकें। सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद और उसका सफाया करने के लिए संकल्प भारत सरकार। नक्सलवाद पर 57 वर्षों से चर्चा होती रही है, लेकिन अब जिस तरह से उस रेड कॉरिडोर को लाल गलियारा जो कहलाता रहा है, किस तरह से सफाया हो रहा है, जितने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भी सोमवार को जिस तरह से बैठक बुलाई है मुख्यमंत्रियों की, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, बंगाल, कई ऐसे प्रदेश जो पहले प्रभावित थे या आज भी है, इस दृष्टि से, और बंगाल तो अब उससे बच चुका है इसलिए वो शामिल हो या ना हो, लेकिन जो 3-4 राज्य जो बचे हैं उनको भी किसी तरह से लक्ष्य रखा गया है। बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने घोषित किया है, संसद में भी संकल्प व्यक्त कर चुके हैं, बाहर भी हाल में भी उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि 2026 तक वो रेड कॉरिडोर नक्शे से हट जाए, जो बार बार दुनिया में नक्शा दिखाया जाता है भारत में, जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रण होकर के आज वहां पर चुनाव हुए, कोई सरकार आए ना, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वहां आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, लेकिन वहां पाकिस्तान से जो घुसपैठ होती है, वहां से जो हमला होता है, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों में कहां से घुसपैठ हो सकती है? बंगाल से तो घुसपैठ होती थी, उसको उसी पर तो रोक लगाने की बात होती रही है। लेकिन इस तरह के जो आतंकवादी, जिनको मैं कहता हूं, चाहे वो मानव अधिकार के नाम पर जो दुकान चला रहे हैं, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड सफेद पोश, वो केवल उनको कहते नहीं जी वो तो जमीन के लिए लड़ रहे, नहीं, वो हत्याएं करते हैं मासूम लोगों की, वो महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। नक्सली, माओवादी कोई नहीं, वो डाकुओं से भी ज्यादा बड़े आतंकवादी और अपराधी हैं। मैं इसलिए उनको माओवादी, नक्सलवादी से अधिक हमेशा आतंकवादी के रूप में ही देखता हूं। आप कह सकते हैं कि भाई वो बाहर का आतंकवादी है, यहां का आतंकवादी है। घर में घुस करके जो समाज को, पूरे सरकार को ही काम न करने दे, उनका सफाया। हाल में आपने 2 दिन की ये खबर है कि एक साथ 31 से अधिक जो है, बल्कि उसकी संख्या बाद में बढ़ती हुई बताई गई है, लेकिन उसके बाद भी मिनिमम यदि संख्या देखें, एक साथ नक्सल एक ही ऑपरेशन में मारे गए। सीआरपीएफ के जवानों को सैल्यूट करना चाहिए, उन महिलाओं को सैल्यूट करना चाहिए जो इस ऑपरेशन में कमांडो की तरह से सीआरपीएफ या वहां की पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ जो मिलकर के ऑपरेशन हुआ और उनके ठिकानों को बिल्कुल तबाह, और एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है। वो दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ऐसे इलाके जहां स्वर्ग जैसा, चित्रकूट आपने नाम ही नहीं सुना होगा, जगदलपुर और दंतेवाड़ा के वहां जितना बड़ा जलप्रपात है। आप लोग साउथ अफ्रीका घूमने जाते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, नियाग्रा फॉल्स के लेकिन भारत का चित्रकूट, आप चित्रकूट यहां का धार्मिक, और हमारा जहां पर इतना अच्छा जलप्रपात है, आप उसको कभी देखिए, वाटरफॉल्स, उस इलाके को आज ऐसा सुरक्षित बनाया गया है। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ में जनता की चुनी हुई सरकार आई है। भारतीय जनता पार्टी की बात सरकार यह है कि उन आदिवासियों ने चुनी हुई सरकार आई और मुख्यमंत्री खुद वहां बैठ करके इस ऑपरेशन के समय में बाकायदा दंतेवाड़ा और जगदलपुर में रह करके उन्होंने उसको, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सब ने मिलकर के
इस ऑपरेशन को, जिसको कह सकते हैं कि बाकायदा उसकी खबर रिपोर्ट लेते रहना अपने, चूंकि पुलिस तो उनके अंडर में है और वैसे भी राज्य सरकार। भारत की दिक्कत यही है कि भारत की सेना कहीं भी ऐसे इलाकों में हस्तक्षेप नहीं करने का जो उनका एक अपना नियम कानून है वो नहीं हस्तक्षेप करती, वरना तो कब का बम गिरा करके क्या दूसरे देशों में आतंकवादी को समाप्त करने के लिए बम नहीं गिरा जाते। लेकिन इस दंडकारण्य, घना जंगल, भगवान राम भी जिस दंडकारण्य में गए थे, आज वही, अब जब विजयादशमी आ रही है, ऐसे समय में नवरात्रि पर आप याद करिए, राक्षसों को नाश करना, रावण के नहीं, प्रतीक जो भी इस तरह के राक्षस हर युग में हुए हैं, भगवान कृष्ण के युग में भी हुए, भगवान राम के युग में भी हुए। इसलिए आज के युग में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि नक्सल का सफाया करना है, वो ये भी कहते हैं कि जो अर्बन नक्सल हैं, मैं ये भी कहूंगा उसमें अपने को मत छोड़िए, जो यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं छद्मवेश में और नक्सलियों को फंडिंग में मदद करते हैं, वो ड्रग्स माफिया, वो मीडिया के भी कुछ लोग जो एक्टिविस्ट के नाम पर काम करते हैं और कहते हैं कि नक्सलों को उनका अपना अधिकार है, उन सबको भी ध्यान रखा जाए। अदालतें तो उन्हें छोड़ देती है, अदालत कहती है कि नहीं ये तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फंडिंग को या कैमरा लगा करके नहीं की जाती है नक्सल को हथियार खरीदने के लिए, ड्रग्स खरीदने के लिए। यहां मैं ये भी बताऊंगा कि नक्सल्स और ड्रग्स माफिया का बहुत कम लोग इस बात को ध्यान देते हैं। अभी भी ड्रग्स के कितने ऑपरेशन हो रहे हैं। कल ही मध्य प्रदेश में भी 1500 करोड़ की ड्रग्स का उसको पकड़ा गया, चूंकि ओपियम और मार्जुआना, इसका भी 40% फंडिंग नक्सल आतंकवादियों को होता रहा है। उसको भी रोकने के लिए ड्रग्स का ऑपरेशन जो चल रहा है, उसमें पार्टी का दिल्ली में कितने करोड़ का बरामद हुआ, उस पर अभी हम 2 दिन पहले चर्चा कर चुके हैं। 500 करोड़, 1000 करोड़, इससे कम तो कुछ है ही नहीं। 5000 करोड़ जिस ड्रग्स की कीमत हो, वो कांग्रेस का नेता रहा है, वो कहा जी अब तो हमने 1 साल पहले निकाल दिया, तब तक ड्रग्स का धंधा तो कर रहा था ना कांग्रेस का। आगे मंत्री कोई कांग्रेस का पदाधिकारी है, मीडिया का फलाना है, डिजिटल मीडिया का है, यूथ कांग्रेस का है, वो तो केंद्र में मंत्री कोई हो उसके पास भी जाकर के मिलेगा तो उस समय तो उसके आपने उसको काट दिया हुआ है ना, आपने उसको तमगा लगा रखा, गले में पट्टा बांधा आपने कि वो कांग्रेस का आदमी, आप उससे बात नहीं करेंगे डेमोक्रेसी में क्या। तो ये सब जो खतरनाक लोग हैं, और इसलिए मैं इस बात करना चाहता हूं कि नक्सल के इस ऑपरेशन पर जो मुख्यमंत्रियों की बैठक और इससे भी जो मैसेज जा रहा है, 26 दूर नहीं, 1 साल, 25 और 26, लेकिन मेरा तो मानना है कि जितनी जल्दी आदिवासियों को इस राक्षसों से मुक्त किया जाए। देखिए जगदलपुर का दशहरा भी बड़ा मशहूर है, इसलिए दशहरे से पहले जिस तरह से वहां ढोल बजाड़े नगाड़े के साथ आदिवासी नृत्य करते हैं, लोग देखने जाते हैं, लोग मैसूर के दशहरे की बात करते हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह का दशहरा होता है, और खास करके छत्तीसगढ़ का मशहूर दशहरा है। झारखंड में आप देखिए, वहां राज्यपाल रह चुकी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और उड़ीसा जो प्रभावित रहा है पहले कभी, काफी हद तक नियंत्रित हुआ है, बिहार में नियंत्रित हुआ है। लेकिन हाँ, ये नक्सलवादी सांप की तरह यदि कहीं गुफा में छुप करके यदि उनको वहां ऑपरेशन हो रहा है तो भाग जाते हैं। खास करके आंध्र तेलंगाना में शरण ले ही लेते थे छत्तीसगढ़ के, झारखंड में घुस जाते हैं, कहीं बंगाल में घुस जाते हैं। तो सांप और अजगर की तरह से जो जाकर के लोगों को, गले के मानवीय लोगों को बांटते हैं, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है उसके लिए राष्ट्रव्यापी समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत है। दुनिया में आतंकवाद से निपटने के लिए जो घर में आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं, उन पर भी ऑपरेशन पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट के हर न्याय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति या जज के बारे में टिप्पणी या उसके विचारों पर हमें आपत्ति भी नहीं हो सकती। लेकिन जजमेंट पर कानून और संविधान में अधिकार है कि उनके जजमेंट पर आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं, और उसी के तहत सलवा जुडूम को, जो नागरिक आदिवासी अपने उस नक्सल जो इलाके उनके गांव में कब्जा करते थे, उनका हथियारों से मुकाबला करने लगे कुछ वर्षों के दौरान। और उस समय रमन सिंह की सरकार थी, अब कोई कह दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपने हथियार दे दिए। अरे भाई, अपना बचाव करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए आप दिल्ली मुंबई में नेता बंदूक रख सकता है, रिवॉल्वर रख सकता है, हथियार रख सकता है। तो आदिवासियों को घोषित रूप से सलवा जुडूम बनाकर जो किया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में 2011 में उसको कहा कि नहीं, उसको भंग करिए, उसको हटाइए, उसको नहीं रहने दीजिए, उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर बढ़ने लगा नक्सल, क्योंकि आत्मरक्षा, क्योंकि सेना या पुलिस से ज्यादा जो वही रह रहा है, उस समय जो हमला होता है तो उस समय हर जगह, हर कोने में यदि खड़ी रहेगी पुलिस, तो उनको तो पहले में तो जीवन उनका मुश्किल होगा।
जहां नमक लेने के लिए मैं उन इलाकों में गया हूं आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, जहां नमक लेने के लिए, वो भी किस पर, जो काला चींटा होता है ना, उसको चटनी बनाने के लिए, नमक लेने के लिए 15-15 किलोमीटर जंगल को पार करके आदिवासियों से मैं मिला हूं। मैंने रिपोर्ट भी किया उस समय में। उस बस्तर इलाके में सड़क बनने पर उसे नष्ट कर दिया जाता था। उस इलाके में अस्पताल, स्कूलों को जला दिया जाता है नक्सलों की तरफ से। पढ़ेंगे नहीं, वो खाली हमारा कब्जे में रहे। और इसलिए देखिए, उन्होंने कितने नागरिक मारे, कम से कम 8 से 10 हजार नागरिक पिछले वर्षों के दौरान। उन्होंने इससे पहले, जब पूरा पिछले वर्षों का जब से इनका नक्सल रहा है, इतने लोग वो उनको मार चुके। क्या उसके लिए नहीं, कहीं दूसरी जगह 100 जगह वहां पर मारे गए, 25 लोग घायल हो गए, उसको लेकर के आप दुनिया के दूसरे देशों को लेकर के पूरी संयुक्त राष्ट्र में बैठक करने लगेंगे। यहां पिछले 20 वर्षों में, 25 वर्षों में यदि 8,000 लोग लगातार मारे गए, तो क्या इसके लिए कोई ह्यूमन राइट उनका नहीं था जो मारे गए? आप ये नहीं, सैनिक कितने मारे गए, सुरक्षा बल लगभग 3,440, ये 2021-22 तक का आंकड़ा है, मैं बता रहा हूं आपको। 2,500 हमारे सुरक्षा बल के लोग नक्सलवादियों द्वारा मारे गए। उनका कोई अधिकार, उनके परिवारों का अधिकार नहीं था। और नक्सल अब जो ऑपरेशन पिछले कुछ सालों में हुए हैं, उसमें 72% मारे गए हैं। और अभी तक यदि पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए, तो लगभग 3,000 से 4,000 के बीच में नक्सलों का सफाया होने से पहले के मुकाबले में कंट्रोल हो रहा है। लेकिन ड्रग्स माफिया और नक्सल जो पूरे जिस स्थिति को करते हैं, और हाल के वर्षों में करीब, पहले भी मैंने ऐसे सरेंडर किए हुए नक्सलियों से मैंने 4-5 साल पहले मुलाकात बाकायदा रायपुर में, उनका नाम लिए बिना मैंने बाकायदा रिकॉर्डिंग उन पर किया। भाई उनका जिक्र नहीं आएगा, चेहरा उतना नहीं होगा ताकि उन पर हमले न हो, लेकिन उन सरेंडर किया। पति पत्नी बाकायदा नक्सली जिनको जबरदस्ती बनाए हुए थे, बड़े हथियारों का वो काम करते थे, उन्होंने सरेंडर किया कि नहीं, हम नहीं रहना चाहते। उन लोगों, मासूम लोगों को, इसीलिए उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वहां बलात्कार किए जाते हैं, नक्सली ड्रग्स लेते हैं। वो सबसे बड़े आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है, अफगानिस्तान का तालिबान से ज्यादा खतरनाक वो लोग काम करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके जो किया, और इतिहास की यदि बात करें तो चारू मजूमदार और कनू सान्याल ने जब 67 से शुरू किया था, तो यही कांग्रेस के कई नेता जो बार बार ह्यूमन राइट की बात करके सजा जुर्म के खिलाफ भी बात करते थे, उन्हीं के कार्यकाल में उस रोक भी लगाई गई। लेकिन सिद्धार्थ शंकर रे ने सबसे पहले ऑपरेशन किया था 72 इंदिरा गांधी के समय में। तब तो कोई ह्यूमन राइट वाला एक्टिव नहीं हुआ, चूंकि उनकी सरकार उनके हिसाब से थी। उसके बाद कम्युनिस्टों को फायदा मिलता रहा, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियां प्रत्येक कहने को कहते हम सैनिक वाले, क्योंकि उनको सत्ता के लिए तो उनको नक्सल के साथ नहीं रहना, लेकिन नक्सल कहीं घुस गए उनके साथ, सत्ता में रह करके, पुलिस में रह करके उन लोगों ने उनको मदद किया। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इनमें ऐसे ऐसे जो अलग अलग नाम से, देखिए आप प्रतिबंध किसी पर लगाते हैं, आप कहते हैं भाई हमने इस पर प्रतिबंध लगाया, वो दूसरा खड़ा कर देते हैं। जो माओवादियों का, आतंकवादियों का, या जो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी ISI के हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं, नाम बदल लेते हैं। वो माओवादी नहीं, जो कश्मीर में कर रहे हैं या पंजाब में करते हैं खालिस्तान के नाम पर, लेकिन होते वो अलग अलग नाम पर। जैसे यहां पर क्या है, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। अब देखिए आप, बाकायदा आर्मी जिसको बनाने की क्या भारत में छूट हो सकती है किसी उसके नाम पर। और उनमें एक समय में 6,500 से 9,500, 10,000 तक लोग भर्ती कर लिए थे इन लोगों ने। और उनको माओ के नाम पर, चीन से सारी दुनिया, हम लद्दाख में हमारे सैनिक मारे जाए, वहां सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े हों, सियाचिन पर हमारे सैनिक खड़े रहते हैं। और ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि उनको समर्थन देने वाले और उनके कई संस्थाएं बना लेते हैं। देखिए पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट और CPI-ML, माने अनेक ऐसे नाम रख लेते हैं जिससे कि आप उन पर कितने पर कार्रवाई करेंगे, नया नाम रख लिया। उनको फंडिंग करने के लिए मैं जानता हूं ऐसे लोग भी, जो मीडिया में पहले भी कई बार अपने उस पर चर्चा कर चुका हूं, कि जो समाज का संभ्रांत है, जो बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त ऐसे लोग भी जो अपने को कहीं ले लेते हैं, कोई साहित्य के नाम पे, कोई मीडिया के नाम पर, कोई किसी से अंतर्राष्ट्रीय उस पर, जो वहां पर जाकर के उनकी 5 लाख किताबें बेच लेते हैं। वो सब लोग क्या करते हैं, उनको पैसा, किताबें नहीं बिकती है, उसके नाम पर उनको फंडिंग होती है। वो फंडिंग पहुंच जाती है माओवादियों के पास। वो चाहे मुंबई का या महाराष्ट्र भी प्रभावित रहा है इन्हीं माओवादियों, नक्सलवादियों की वजह से। उन पर भी
कार्रवाई के लिए लगातार कोशिश हो रही है, इसलिए महाराष्ट्र के डीजीपी, पुलिस चीफ मिनिस्टर, उनको भी बुलाया गया है, उनसे भी बात की जा रही है। महाराष्ट्र में चुनाव है, वो लोग गड़बड़ करते हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर घुसपैठ उनकी होती है। ऐसी स्थिति में इनको रेड कॉरिडोर को साफ कर एक फ्रेश एयर, उसमें चाहे अर्बन नक्सल हो या वो नक्सल हो, अर्बन नक्सल के लिए कानून के एक बार फिर से कोई धाराओं में और न्याय संहिता बनी है, उनमें चाहे परिवर्तन करना पड़े, सारे मुख्यमंत्रियों को एकजुट होना पड़े, विचारों का वो कांग्रेस के व्यक्ति कौन, विद्याचरण शुक्ला और पूरे कांग्रेस के लोग जितने मारे गए थे छत्तीसगढ़ में, माओवादी नक्सलवादियों ने मारे थे, इसलिए कांग्रेस इसका कैसे विरोध कर सकती है। और ऐसी स्थिति में ये देखा जाना चाहिए कि कैसे हम उनको सफाया करने में सब सरकारें मिलकर के मदद करें। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक जो है आप केवल कहते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे, उनको फंडिंग होती रहेगी। लेकिन मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री का जो संकल्प है कि साफ करना है अगले 1-1.5 वर्ष में, वो जरूर पूरा होगा और होना भी चाहिए। उसके लिए चाहे दुनिया से टक्कर लेनी हो, देश में बैठे हुए राक्षसों को, रावणों को नष्ट करने का केवल पुतला दहन से काम नहीं चलेगा। जो ऐसे लोग हैं उनको बुरी तरह से, जहां हमारी सेना के जवान, सीआरपीएफ के जवान, सेना के नहीं कहना चाहिए, सीआरपीएफ के या पुलिस के, वो भी तो वही काम कर रहे हैं, उनके लिए, हमारे शूरवीरों के लिए, शहीदों को असली श्रद्धांजलि यही होगी कि पुतला जलाने के बजाय जो आतंकवादी घर में बैठे हुए हैं नक्सल और माओवाद के नाम पर, उनका सफाया हो। एडिटर साहब में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और दोस्तों को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय हो वो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।